एक गांव के प्रधान जी अपने घर पर बैठ कर के गांव के लोगों की समस्या सुन रहे थे। तभी एक 30 वर्षीय महिला आती है और रोते हुए कहती है कि प्रधान जी मेरा विधवा पेंशन बनवा दीजिए। ये सुनते ही प्रधान जी जब उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और पूछते हैं तुम किसकी घर की हो, तो वे अपने ससुर का और अपने देवर का नाम बताती है। उसके बाद प्रधान जी कहते हैं कि क्या तुम अपनी जीवन अकेले ही बिताओगी। तब वो महिला जवाब देती है कि प्रधान जी क्या करें, मेरा इस दुनिया में है ही अपना कौन। एक बेटी है, बेटी के सहारे अकेले ही तो जीवन गुजारना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद प्रधान जी कहते हैं ठीक है चलो कल शाम को हम तुम्हारे घर आते हैं और कुछ न कुछ उपाय करते हैं। दोस्तों, प्रधान जी जो थे गांव के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और गांव के लोग कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी परेशानी होती थी सब परेशानी लेकर के प्रधान जी के पास जाते थे और प्रधान जी के पास हर परेशानियों का चुटकियों में हल कर देते थे। लेकिन इस परेशानी को सुन करके वे भी कहीं न कहीं सोच में पड़ गए। दरअसल प्रधान जी की भी हालत कुछ उस महिला की तरह ही थी। प्रधान जी की पत्नी 30 साल पहले ही मर गई थी और प्रधान जी भी बिना पत्नी के ही जीवन यापन कर रहे थे और उस महिला के दुख को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। और अगले दिन शाम को जब प्रधान जी उस महिला के घर पहुंचे, उसके बाद दोस्तों क्या होता है हम कहानी में आगे बताएंगे। बशर्ते एक छोटा सा अनुरोध है आपसे, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से रोज़ नए नए वीडियो बना करके आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, ये झारखंड में एक ज़िला पड़ता है धनबाद का सच्ची घटना है। धनबाद ज़िले में रहने वाली साधना नाम की एक महिला होती है जिसके पति का निधन 2 साल पूर्व मुंबई में एक दुर्घटना के कारण हो गया था। गरीबी के चलते साधना के पति का शव उसके गांव नहीं आ पाया था, बल्कि वहीं पे जो नज़दीकी लोग थे वे लोग उसका अंतिम संस्कार कर दिए थे। कहने के लिए तो साधना के ससुराल में भी सास ससुर ननद और देवर आदि सब लोग थे और मायके में भी माँ बाप भाई बहन सभी लोग थे। लेकिन जो है ससुराल के लोग बार बार साधना के ऊपर दबाव बनाते थे कि तुम यहाँ रह के क्या करोगी, तुम अपने मायके चले जाओ। और मायके वाले ये कहते थे कि तुम यहाँ आकर के क्या करोगी, तुम अपने ससुराल ही रहो। ये सब सुनने के बाद साधना टूट चुकी थी, अकेली हो गई थी। न ससुराल के लोग उसका साथ देते थे, न मायके के ही लोग उसका साथ देते थे। सब सुनने के बाद साधना अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। बशर्ते क्या करे, उसकी एक 5 साल की बेटी थी जिसके सहारे उसको जीवन जीना था और अपने खातिर नहीं, उस बच्ची के खातिर जीवन जीना था। जब अगले दिन शाम को प्रधान जी उसके घर पहुंचते हैं, तब उसकी जो बेटी होती है, साधना की बेटी का नाम गुड्डी होता है, गुड्डी बाहर खेल रही थी और वे जा कर के अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी प्रधान जी बाहर आए हुए हैं। प्रधान जी का जैसे ही नाम साधना सुनती है वैसे घर के अंदर से कुर्सी लेकर के आती है और बैठने के लिए उनको दे देती है और प्रधान जी से कहती है कि प्रधान जी आप बैठिए। प्रधान जी कहते हैं कि ठीक है तुम भी बैठ जाओ। तब साधना कहती है कि नहीं ठीक है मैं बैठी ही हूँ। उसके बाद प्रधान जी और साधना के बीच बातचीत चालू होती है। फिर प्रधान जी उससे कहते हैं साधना तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, ये विधवा पेंशन से 1500 रुपया महीना मिलेगा, इससे तुम्हारा जीवन यापन कैसे चलेगा। उसके बाद साधना कहती है कि प्रधान जी 1500 यहाँ से मिल जाएगा, कुछ आपकी कृपा रहेगी तो मनरेगा की मजदूरी दिलवा दीजिएगा, उससे हमारा और हमारी बेटी का जीवन यापन हो जाएगा। फिर प्रधान जी ने पूछा कि साधना तुम्हारी उम्र क्या हुई होगी। तब साधना ने कहा कि प्रधान जी करीब 30 साल के करीब हमारी उम्र हुई है। तो प्रधान जी ने कहा कि अभी बताओ। प्रधान जी ने कहा कि अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र बची ही है, साधना तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तब साधना कहती है कि अब प्रधान जी मेरा इस दुनिया में है ही कौन जो मेरी शादी करेगा और कौन भला मुझसे कौन शादी करेगा। उसके बाद प्रधान जी कहते हैं कि साधना कोई बात नहीं है, तुम्हारी अभी उम्र 30 साल ही हुई है। बड़े बड़े शहरों में तो 35-40 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी की जाती है, अभी तो तुम्हारी उम्र 30 साल की ही है। उसके बाद साधना कहती कि प्रधान जी शादी की तो बात ठीक है, अगर मैं
अकेले रहती तो मुझसे शादी करने के लिए तमाम लोग तैयार हो जाते, लेकिन ये जो हमारी एक 5 साल की लड़की है उसके कारण मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। तब प्रधान जी कहते कि साधना देखो, जीवन में कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ेगा। अरे तुम्हारे भी बच्चे हैं, जिससे तुम्हारी शादी होगी उसके भी बच्चे होंगे, तो हो सकता है कि वे तुमसे उम्र में बड़ा हो, तो इस नाते साधना जीवन में कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ेगा तुम्हें। तब साधना कहती कि प्रधान जी आज तक तो समझौता ही करते ही आई हूँ। उसके बाद प्रधान जी ने पूछा कि क्यों तुम्हारे सास ससुर मदद नहीं करते हैं, तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो? तब साधना प्रधान जी से कहती कि प्रधान जी मुझे सास ससुर से कोई शिकायत नहीं है, चूँकि सास ससुर भी मोहताज हैं, वे उनका खर्चा खुद नहीं चलता, वे भी दूसरे के आश्रित हैं, तो वे हमारी मदद कहाँ से करेंगे। ये सब सुनने के बाद प्रधान जी कहते हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रधान चलता हूँ अपने घर के लिए। तब साधना कहती है कि प्रधान जी रुक जाइए, आपके लिए चाय बनाई हूँ, चाय पी लीजिएगा तब जाइएगा। प्रधान जी कहते हैं कि वैसे तो साधना मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन ठीक है तुम जब कह रही हो तो लाओ, तुम्हारे हाथ का बना 1 कप चाय लेंगे। उसके बाद साधना जब चाय लेकर के आती है, तब प्रधान जी कहते हैं कि साधना बताओ, साधना हमारी बातों को ध्यान देना, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। तब साधना कहती है कि प्रधान जी सभी लोग तो शादी क्या करें, सभी लोग हमारी हालात और मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ तो अगर किसी से 2 बातें हंस और बोल देती हूँ, लोग मुझे गलत तरीके से समझते हैं और वे लोग प्रयास करते हैं कि मैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाऊँ, और हम बिस्तर करने के लिए वे काफ़ी लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन मैं किसी को अपने करीब आने ही नहीं देती। सभी लोग मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद प्रधान जी भी बातों को टाल देते हैं। कहीं न कहीं प्रधान जी भी उस नीयत से ही साधना के पास गए थे। ये सब बातें जब प्रधान जी सुनते हैं तो बात बदल देते हैं। उसके बाद चाय पीने के बाद प्रधान जी अपने जेब से 500 रुपया निकालते हैं और वे साधना को देने लगते हैं। कहते ये साधना लो, तब तक तुम्हारा खर्चा है और मैं तुम्हारा विधवा पेंशन का फॉर्म भरवाता हूँ और पास करवाता हूँ, तब तक ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट तुम्हें है। तब साधना पैसा लेने से मना कर देती है, और जब साधना पैसा लेने से मना कर देती है उसके बाद प्रधान जी क्या करते हैं, 5 वर्षीय जो गुड्डी होती है, गुड्डी के हाथ में 500 रुपया पकड़ा करके चल देते हैं। साधना के घर से थोड़ी ही दूर पे उसके सास और ससुर रहते थे। उसके बाद प्रधान जी जाते हैं, उसके सास और ससुर से मिलते हैं। कहते हैं ये बताओ, तुम लोग अपनी बहू को क्यों अपने पास नहीं रखते हो, क्यों पुराने घर में रखे हो? तब साधना के ससुर कहते हैं कि जो है प्रधान जी मैं क्या करूं, मैं खुद दूसरे के आश्रित हूं, मैं अपनी बड़ी बहू को कैसे अपने पास रखूं? लड़के हैं, ये सब इतने नालायक हैं, ये सब मेरा ही पालन पोषण नहीं करते हैं, ये सब मेरा पालन पोषण क्या करेंगे, ये सब अपना पालन पोषण नहीं करते, अपने भविष्य की चिंता इन लोगों को नहीं है, तो ये लोग हमारा पालन पोषण क्या करेंगे। ये सब सुनने के बाद प्रधान जी मामले को समझ गए और साधना के भी ससुर कहते हैं कि प्रधान जी देखिए, साधना के लिए कुछ करिए, अब हमारी तो उम्र रह नहीं गई है कि हम अब साधना की कहीं शादी खोजे, देखिए कहीं खोज के साधना की शादी कर दी जाए। उसके बाद ये सब सुनने के बाद प्रधान जी जैसे घर जाते हैं, रात को खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद प्रधान जी सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रधान जी को नींद नहीं आती है। प्रधान जी इधर उधर करवटें बदल करके रात भर साधना के ही बारे में सोचते रहे और प्रधान जी प्रयास करते रहे कि कब सुबह हो और मैं अपने ब्लॉक के लिए निकलूं। और जैसे ही सुबह होती है प्रधान जी तैयार होकर के ब्लॉक के लिए जाते हैं। अधिकारियों से जब साधना के लिए बात करते हैं और जब ब्लॉक पे वे बात मनता दिखाई नहीं देता, तब प्रधान जी वापस आते हैं घर और अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर से जा कर के मिलते हैं और वे सारी बातें साधना के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि कृपया आप जो है उसको नौकरी पर रख लीजिए। तब हेडमास्टर जो होते हैं कहते हैं ठीक है प्रधान जी, अगर आप कह रहे हैं महिला मेहनती है तो रखने में क्या जाता है। उसके बाद प्रधान जी के सिफारिश पर उस महिला को नौकरी पर रख लेते हैं। स्कूल में जाती है और दोपहर के बच्चों के लिए खाना बनाती है। 2-4 दिन के बाद कुछ ऐसी घटना घटती है कि वहाँ पर एक 4 साल का बच्चा होता है जो लगता है रोने लगता है। हेडमास्टर साहब उस बच्चे को काफ़ी चुप कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह बच्चा चुप नहीं होता है। तब हेडमास्टर साहब उस बच्चे को लेकर के आते हैं और साधना को देते हैं
और कहते हैं कि साधना इस बच्चे को चुप कराओ, ये देखो काफ़ी देर से रो रहा है। साधना जैसे ही बच्चे को लेती है और 2-4-5 मिनट के अंदर ही चुप करा देती है। चुप कराने के बाद साधना उस बच्चे को हेडमास्टर साहब के पास लेकर के आती है और कहती है कि मास्टर साहब इस बच्चे को कहाँ बैठाऊं? तो मास्टर यही मेरे सामने इस बच्चे को बैठा दो। उसके बाद साधना को ये नहीं पता था कि वह हेडमास्टर साहब का ही बच्चा है। तब फिर साधना बैठाने के बाद मास्टर साहब से कहते कि मास्टर साहब ये दुनिया में कितने स्वार्थी लोग पड़े हैं कि 4 साल के बच्चे को अपने आराम के लिए इस बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। अभी ये बच्चा न तो सही से पढ़ पाता है, न तो सही से लिख पाता है और न तो सही से बैठ पाता है, फिर भी लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। मास्टर साहब कुछ कहते नहीं हैं। उसके बाद साधना जाती है, जब बातों बातों में और अन्य जो महिलाएं मिलकर के भोजन बनाती है और उनसे कहती है कि साधना पता है ये बच्चा किसका था? तब साधना कहती है कि नहीं मुझे तो नहीं पता। तब वो कहती है कि ये बच्चा तो हेडमास्टर साहब का ही है। उसके बाद मास्टर साहब और साधना की बेटी जो गुड्डी होती है और मास्टर साहब का बच्चा जो होता है, ये सब करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद साधना के साथ हुए बच्चा हेडमास्टर साहब का जो बच्चा होता है वो काफ़ी घुल मिल गया होता है। और जैसे ही साधना स्कूल आती थी वैसे ही बच्चा जो है साधना के ही पास आकर के रहता था। उसके बाद 2 महीना बीतने के बाद हेडमास्टर साहब जो है प्रधान जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी आपसे हमारी जो साधना की नौकरी के पहले बात हुई थी, अब आप साधना से बात करिए कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब प्रधान जी बहुत खुश हुए। उसके बाद कहे ठीक है आज ही शाम को मैं साधना से बात करता हूँ। उसके बाद प्रधान जी शाम को साधना के घर जाते हैं और साधना से पूछते हैं कि साधना तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है? तब साधना बताती है कि प्रधान जी काफ़ी अच्छे से हमारी नौकरी चल रही है, सब आपकी मेहरबानी है। उसके बाद प्रधान जी कहते हैं कि साधना एक बात सुनने में आया कि हेडमास्टर साहब तुम्हें अपना बच्चा पकड़ा देते हैं खिलाने के लिए। तब साधना कहती है कि नहीं प्रधान जी कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यारा बच्चा है और हमें बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है। बातों बातों में प्रधान जी कहते हैं कि साधना एक ज़रूरी बात तुमसे करना था। तब साधना कहती है बताइए प्रधान जी क्या ज़रूरी बात है? तब जाकर के प्रधान जी ने कहा कि साधना तुमसे हेडमास्टर साहब शादी करना चाहते हैं। तब साधना कहती है कि क्यों प्रधान जी, क्यों आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? भला एक स्कूल का हेडमास्टर मुझसे शादी क्यों करेगा? तब प्रधान जी बताते हैं कि दरअसल साधना हेडमास्टर साहब की भी पत्नी कुछ दिन पहले मर गई है और हेडमास्टर साहब की पत्नी नहीं है, वही 4 साल का एक बच्चा ही है उनका। इसलिए जब तुम्हें नौकरी दिलवाए थे उससे पहले हम हेडमास्टर साहब से सारी बातें कर चुके थे और हेडमास्टर साहब तैयार थे, कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, अगर साधना मुझे पसंद आ रही है, मेरे बच्चे के साथ अगर वो खुश रहेगी तो मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अब हेडमास्टर साहब खुश होकर के मुझे खुद शादी के लिए भेजे हैं। ये सुनते ही साधना प्रधान जी के पैर पकड़ करके लगती है रोने और कहती है कि प्रधान जी आपने जो मेरे लिए किया वे शायद कोई मेरा सगा अपना। उसके बाद प्रधान जी का पैर पकड़ करके लगती है रोने और कहती है कि प्रधान जी आपने जो मेरे लिए किया शायद कोई मेरा अपना इतना मेरे ऊपर मेहरबानी नहीं करता। अब आपका हम किस तरह से शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, मई 2023 में साधना और हेडमास्टर साहब की शादी हो जाती है कुछ चंद लोगों के बीच और हेडमास्टर साहब और साधना दोनों अच्छी ज़िंदगी पति पत्नी की तरह गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे। हम आपके लिए और इसी तरह से बेहतर सच्ची घटनाओं पर आधारित एपिसोड बना करके लाते रहे। तब तक जय हिंद।